नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। मैं हूं प्राध्यापक प्रकाश निकम, बीवाई के कॉलेज ऑफ कॉमर्स नासिक। इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज कक्षा 12वीं विषय हिंदी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र लिखित ओजोन विघटन का संकट ये पाठ आज हम देखने जा रहे हैं। पहले हम देखेंगे लेखक का परिचय। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का जन्म 15 मार्च 1966 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में विज्ञान संबंधी लेखन कार्य में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1992 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और जनमानस तक पहुंचाने का महान कार्य किया है। इसके लिए आपने लोक विज्ञान के अनेक विषयों पर हिंदी में व्यापक लेखन किया है। विज्ञान से संबंधित आपकी अनेक मौलिक एवं अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। विज्ञान लेखन की समकालीन पीढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर हैं। आप मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में वैज्ञानिक हैं। लेखक की प्रमुख कृतियां हम देखेंगे। नंबर 1, लोक विज्ञान समकालीन रचनाएं। नंबर 2, विज्ञान मानव की यशोगाथा। नंबर 3, जल जीवन का आधार आदि। विधा परिचय देखेंगे। ये प्रस्तुत पाठ जो है ये विज्ञान संबंधी पाठ है या लेख है। वर्तमान समय में लेख का स्वरूप विस्तृत और बहुआयामी हो चुका है। इसमें विज्ञान, सूचना एवं तकनीकी विज्ञान जैसे विषयों का लेखन भी समाहित हो गया है। विज्ञान जैसे विषयों पर अनेक लेख विभिन्न पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के रूप में पाठकों के सम्मुख आ रहे हैं, जो ज्ञान वृद्धि में सहायक हो रहे हैं। पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक की सुविधाओं के लिए जाने वाले अनुसंधान हो और उत्पादित किए जाने वाले साधनों के कारण पर्यावरण के होते जा रहे विनाश की ओर संकेत किया गया है। वर्तमान समय में ओजोन की परत में छेद होना अथवा परत को क्षति पहुंचना मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है। हमें यह भली भांति समझना होगा कि यद्यपि सूर्य हमारा जीवन दाता है, परंतु उसकी पराबैंगनी किरणें चराचर सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होती जा रही है। अतः आज यह आवश्यक है कि ओजोन के विघटन को रोकने का हम संकल्प करें और मानव जाति को इस संकट से उबारे। पाठ की ओर हम जाएंगे। प्रस्तुत पाठ के अंदर मैंने बहुत सारे मुद्दे आपके लिए मैंने तैयार किए हैं। पहला जो मुद्दा है वो है आज का युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी युग कहला जाता है। विज्ञान यानी साइंस, नॉलेज ज्ञान, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बिना हमारा जीवन अधूरा है। विज्ञान से हमें ज्ञान मिलता है। विज्ञान नई नई चीज़ों की खोज करता है और प्रौद्योगिकी नई नई चीज़ों पर काम करता है। विज्ञान की मदद से ही हमारा जीवन आसान बनता है। पूरी दुनिया भौतिक विकास की ओर चली जा रही है। भौतिक विकास की होड़ में वो लगी हुई है। भौतिक विकास यानी एक समय था जब धरती का बहुत बड़ा भाग घने जंगलों से ढका हुआ था, परंतु समय के साथ बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिक विकास के कारण वनों को बहुत तेजी से काटा गया। हजारों लाखों वर्षों से संचित
वन रूपी संपत्ति को हमने समाप्त कर दिया है और अनेक प्रकार के उद्योग धंधों को निर्माण किया है। हर देश में एक स्पर्धा लगी हुई है, एक दूसरे के आगे जाने की होड़ लगी हुई है। इन बढ़ते उद्योग धंधों के निर्माण स्वरूप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें बढ़ती चली जा रही है। ऑक्सीजन की कमी होने लगी है इन वायुओं के कारण, गैसों के कारण। धरती पर मनुष्यों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विकास की इस दौड़ में जाने अनजाने हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। एक ओर हम विकास और प्रगति कर रहे हैं और दूसरी ओर धरती का हम नुकसान कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी विसंगति यहाँ दिखाई देती है। प्रदूषण प्रदूषण इनमें से एक भयंकर ऐसी समस्या है। आपके सामने 3 चित्र मैंने दिए हैं प्रदूषण के, ये आप देख सकते हैं। और इस पर्यावरण में आप वायु, जल, मृदा आदि का प्रदूषण देख रहे हैं। पर्यावरण के सभी घटकों जैसे वायु, जल, मृदा आदि का प्रदूषित होना पर्यावरण प्रदूषण कहला जाता है। हमारे भूमंडल, हवा, पानी बुरी तरह प्रदूषित हो चुके हैं। यहाँ तक कि मिट्टी आज प्रदूषण से बची नहीं है। यह 3 चित्र आपके सामने मैंने रखे। अधिक मात्रा में कीटनाशकों, उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर जो खाद हुआ करती है फसलों के लिए किसान देते हैं, यह कृषि में उपज बढ़ाने के लिए यानी उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में इस्तेमाल किए जाते हैं। अधिक मात्रा में कीटनाशकों, उर्वरकों व रसायनों की भरमार के कारण मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। इसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो गई है, वह बंजर हो गई। देखिए तीसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि यहाँ की जो मिट्टी है या मृदा है वो पूरी रीति से ऊसर या बंजर हो चुकी है। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है। जीने के लिए साफ पानी की कमी हो गई है। आगे हम देखेंगे कि ये जो पर्यावरणवादी जो लोग हैं या वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, इनका क्या कहना है। देखिए, पर्यावरण पर गहरा अध्ययन करने वाले विद्वान पर्यावरणविदों कहा जाता है। इन विद्वानों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया को पेयजल के घनघोर संकट का सामना करना पड़ सकता है। हानिकारक रासायनिक पदार्थ या फैक्ट्रियों, कारखानों से निकलने वाली अपशिष्ट यानी वेस्ट मटेरियल जैसे रसायन मिश्रित गंदा पानी, मूत्र, मल, कीचड़, गाद आदि, इससे पानी दूषित हो जाता है। यह दूषित पानी नदी, जल, महासागर में जाकर वो मिलता है या अन्य स्रोतों में जाकर मिल जाता है जैसे कुएं। दूषित जल पीने से मनुष्य के साथ साथ अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए दुनिया को पेयजल के घनघोर संकट का सामना करना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे कि आने वाले युगों में हमें पानी के लिए युद्ध करना पड़ेगा। दरअसल हमने पहला महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध हमने देखा है और इनमें जमीन पर कब्जे को लेकर ये युद्ध हो चुका है। इसके बाद युद्ध के पीछे तेल और ऊर्जा का स्वार्थ था, इसलिए युद्ध हो गए। परंतु अब युद्ध जो होगा वह पानी के लिए होगा। कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध राजनीतिक या आर्थिक हितों के चलते नहीं वरन पानी के लिए जरूर होगा।
जल कुदरत द्वारा दी गई एक अमूल्य भेंट है। इस जल पर मानव समेत, जीव जंतु समेत पूरी प्रकृति निर्भर है। जल बिना धरती की कल्पना अधूरी है। हम कई स्लोगन सुनते आए हैं, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल ही है जो प्रकृति को उसकी हरियाली देता है और जीवन को जीवित रखता है। दुनिया भर में पानी की बढ़ती कमी, जल प्रदूषण का बढ़ना, यह एक बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। धरती पर मौजूद पीले पीने लायक पानी की मात्रा बहुत तेजी से कम हो रही है। इसीलिए कई बड़े विद्वानों का मानना है कि यदि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो पानी के लिए होगा। हमने सारे विश्व ने पहला महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध, अनेक लड़ाइयों का वर्णन सुना है, इसका अनुभव भी लिया है कई लोगों ने, परंतु इस बात का अंदाजा लगाया कि पानी के लिए होने वाली लड़ाई कैसे होगी। छात्रों, हमने पहला महायुद्ध इसका अनुभव किया है, दूसरा महायुद्ध इसका अनुभव भी हमने किया है, लेकिन पानी के लिए विश्व युद्ध होगा यह अविश्वसनीय हमें लगता है। परंतु छात्रों, मैं आपको यहाँ एक उदाहरण देना चाहता हूँ। इस दुनिया में हमें एक ऐसा उदाहरण मिल चुका है कि जो पानी के लिए विश्व युद्ध हो चुका है, यानी युद्ध हो चुका है, जहाँ पानी के लिए लड़ाई हो चुकी है। यह दक्षिण अमेरिकी देश है जिसका नाम है बोलिविया। आप गूगल पर जाकर बोलिविया जल युद्ध टाइप करें, अधिक जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। दक्षिणी अमेरिकी देश है बोलिविया, और बोलिविया में कोचाबाम्बा नाम की एक सिटी है, ये शहर है। यहाँ यह आंदोलन हो चुका था जल निजीकरण विषय को लेकर। जल निजीकरण के विरुद्ध में कोचाबाम्बा में लड़ाई हो चुकी है और जनता ये लड़ाई जीत चुकी है। तो आप नेट पर जाकर आप टाइप कर सकते हैं, देख सकते हैं और अधिक जानकारी आपको यहाँ मिल सकती है। आगे हम देखेंगे अभी ओजोन क्या है। ओजोन की जानकारी अब हम यहाँ देखने वाले हैं। फिलहाल इस पार्ट में हम पर्यावरणीय प्रदूषण के सिर्फ एक ही विषय की चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं, वो है ओजोन विघटन का संकट और ओजोन क्या है, ओजोन की स्थिति क्या है। पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है तथा इसे लेकर खासी चिंता व्यक्त की जा रही है। आखिर यहाँ सवाल समूची मानव सभ्यता के अस्तित्व का है, इसीलिए ओजोन पर अधिक से अधिक इस दुनिया में चर्चा हो रही है। तो ये ओजोन क्या है, ये हम देखने वाले हैं। ओजोन एक गैस है, पृथ्वी के ऊपर एक वायुमंडल है। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ वायुमंडल है और वायुमंडल में क्षोभ मंडल है, यानी पृथ्वी के ऊपर है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, ताप मंडल है और बाह्य मंडल है। तो यहाँ समताप मंडल में एक ओजोन लेयर आपको दिखाई देता है। यहाँ दाएं बाजू में आप देख सकते हो कि यहाँ एक ओजोन लेयर है, यानी स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में एक ओजोन लेयर आपको दिखाई देता है। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही ये ओजोन लेयर हमें यहाँ दिखाई देता है। यह वायुमंडल है और वायुमंडल में बहुत सारी परतें हमें दिखाई देती है और उसके अंदर समताप मंडल है और समताप मंडल में ओजोन लेयर हमें दिखाई देता है। देखेंगे हम यहाँ ओजोन, यह एक गैस है, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है। हमने देखे कि वायुमंडल क्या है। इस वायुमंडल में बहुत सारी परतें हुआ करती है, उन्हीं में ओजोन परत पाई जाती है। परत यानी स्तर।
पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की परत है। जितनी मोटी परत उतनी हानि पृथ्वी की कम होती है। ओजोन पृथ्वी की प्राकृतिक धूपरोधक पृथ्वी एक वायु के मंडल से घिरी हुई है जो वायुमंडल कहलाता है। इस मंडल में जो ओजोन परत है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाए रखती है। देखिए, सूर्य से आने वाली जो भी पराबैंगनी किरणें हैं वो किरणें इस ओजोन पर वो टकराती हैं और फिर से वो वापस परावर्तित हो जाती है, वो चली जाती है। ऑक्सीजन सामान्यतः दो परमाणु अणु के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन वायुमंडल के समताप मंडल में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु पाए जाते हैं। इन्हें हम ओजोन कहते हैं। ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु मिलकर एक परत बना लेते हैं। यह देखिए, एक ऐसी परत आपको दिखाई देती है जिसे ओजोन परत कहते हैं। यह परत हल्के नीले रंग की परत होती है। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर सुरक्षा करती है। ये किरणें अगर ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर न होती तो शायद अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी भी जीवनहीन हो जाती है। ओजोन का फॉर्मूला है O3, O+, इज इक्वल टू O3। इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु हुआ करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये ओजोन जो है वो कहाँ स्थित है। मैंने कहा कि पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं। 1 नंबर क्षोभ मंडल, 2 नंबर समताप मंडल, 3 नंबर मध्य मंडल, 4 यह है आयन मंडल या इसे तापमंडल भी कहा जाता है, और 5वां जो है बहिर्मंडल यानी बाह्यमंडल इसे कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ सामने समताप मंडल में ही एक परत पाई जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ ट्रेट्रोस्फेयर कहा गया है और ट्रोपोस्फोर है। ये 2 आपको यहाँ दिखाई देते हैं, और स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ये ओजोन लेयर आपको दिखाई देती है। यह परत ओजोन की होती है। इसे ओजोन परत कहा जाता है। इस परत की ऊंचाई समताप मंडल में 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। देखिए, यहाँ ओजोन लेयर राइट हैंड में आपको दिखाई देगा। यहाँ ओजोन गैस की अधिकता है। यहाँ ओजोन वायु की मोटाई अधिक पाई जाती है। समताप मंडल की एक विशेषता आपको यहाँ मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ का तापमान स्थिर रहता है। वायुयान यानी हवाई जहाज उड़ने के लिए समताप मंडल सर्वोत्तम है। यहाँ मौसमी घटनाएं नहीं होती है, जैसे कि क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं निरंतर होती रहती हैं, जैसे कि बादल आना, गरजना, बारिश होना, आंधी तूफान आना, मौसमी हवाओं का बहना, बिजली की कड़कड़ाहट होना, चक्रवात निर्माण होना आदि। परंतु समताप मंडल में ये घटनाएं बिल्कुल घटित नहीं होती है। इसीलिए तो हवाई जहाज के लिए समताप मंडल सर्वोत्तम है। यहाँ हवा शुष्क होती है। यहाँ बादल पाए नहीं जाते हैं। अब हम देखेंगे कि ओजोन वायु की उपयुक्तता क्या है। 5 प्रकार की किरणें यानी रेडिएशंस सूरज से निकलती हैं। ये किरणें अदृश्य व अत्यंत हानिकारक हुआ करती हैं। नंबर 1 एक्स किरणें, नंबर 2 गामा किरणें, नंबर 3 पराबैंगनी किरणें, इसे अल्ट्रावायलेट किरणें कहा जाता है। बाद में प्रकाश किरणें 4 नंबर पर,
ये 7 रंगों वाली किरणें हुआ करती है, जिसे प्रकाश किरणें कहा जाता है। और 5वीं किरणें जो है अवरक्त किरणें, ये उष्णता या हीट निर्माण करने वाली किरणें हुआ करती हैं। 5 प्रकार की किरणें सूर्य से निकलती हैं। एक्स किरणें और गामा किरणें बहुत ही भयान और खतरनाक होती हैं, लेकिन वो धरती पर पहुंच नहीं पाती, वे आयन मंडल में ही रहती हैं। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणें समताप मंडल पर टकराती हैं। यहाँ देखिए, ये समताप मंडल मैंने आपको यहाँ दिखाई देता है, और सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं वो फिर से वो परावर्तित हो जाती हैं। समताप मंडल पर वो किरणें टकराती है। यहाँ ओजोन परत है। ये ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, यानी नष्ट करती है, और हमारी पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती है, जो बहुत ही हानिकारक होती है, खतरनाक होती है। उनको ओजोन परत रोक लेती है। यह पृथ्वी के चारों तरफ एक रक्षा कवच है और हानिकारक पराबैंगनी किरणों से वो बचाती है। यह मनुष्य और जीव जंतुओं को इन किरणों से होने वाली खतरनाक बीमारियों से बचाती है। ये परत फसलों को नुकसान से बचाती है। ये धरती के वायुमंडल के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होती है। इसलिए ओजोन परत को धरती का सुरक्षा कवच या धरती की छतरी कहा जाता है। दाएं बाजू में एक छतरी का मैंने चित्र आपको दिखाई दिया है, जो कि पृथ्वी के ऊपर है। जैसे छतरी हमारी वर्षा धूप से रक्षा करती है, वैसे ही ओजोन परत हमारी यानी सारे पृथ्वी के मानवों की, जीव जंतुओं की, फसलों की रक्षा करती है। इसीलिए उसको ओजोन परत को धरती की छतरी कहा गया है। धन्यवाद छात्रों। शेष भाग यानी दूसरा भाग जो है अगले वीडियो में हम जरूर देखेंगे। तब तक के लिए विराम। धन्यवाद।